हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। इन अर्लियर वीडियो वी हैव dealt with the classification of trees, but in this video we will deal with the classification of forest. Okay, so चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरे वीडियोस रेगुलरली आप तक पहुंच सकें। देखिए, बात करें फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन की तो वी हैव क्लासिफाइड फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रीजनरेशन, बेसिस ऑफ species combination, then basis of age composition, then by growing stock, then by management objectives, forest types, ownership, by stand density and basics of action। ठीक है, तो आइए इन सभी 9 जो पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे हम लोग फॉरेस्ट को क्लासिफाई किए, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, पहली क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन मोड ऑफ रीजनरेशन। तो on this we have classified forest into three main type, that is high forest, coppice forest and plantation forest। ठीक है, high forest, तो high forest are those forest which regenerate through seeds, है ना। कहीं अगर मान के चलिए फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ का जो जर्मिनेशन हो जो हुआ होगा, जो ट्रीज वगैरह हैं जो रीजनरेट हुए हैं, अगर वो सीड्स के द्वारा रीजनरेशन उनका हुआ है थ्रू सीड्स, देन वी कॉल दोज फॉरेस्ट हाई फॉरेस्ट। ओके, जनरली हाई फॉरेस्ट क्या होते हैं, क्लोज कैनोपी होती है ना, और कैनोपी जो है काफी हाई होता है क्योंकि जो सीड से जर्मिनेट कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो आपकी जो स्पीसीज की जो जो क्वालिटी रहती है जो वो काफी काफी बेहतर मानी जाती है ना। काफी डेंस फॉरेस्ट होता है ये हाई फॉरेस्ट जो सीड से रीजनरेशन होता है जिसमें। देन एक कॉपिस फॉरेस्ट। कॉपिस फॉरेस्ट क्या है कि हमने बात की थी कि वैसे फॉरेस्ट जो कि कॉपिस के माध्यम से रिप्रोड्यूस होते हैं, रीजनरेट होते हैं, दैट मीन बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट सकर्स या फिर आपका शूट्स वगैरह हो गया, तो वैसे फॉरेस्ट को हम लोग कॉपिस फॉरेस्ट कहते हैं, है ना। देन है थर्ड नंबर पे हम लोगों का प्लांटेशन फॉरेस्ट। तो दोज फॉरेस्ट विच वी रेज्ड आर्टिफिशियली इधर बाय प्लांटिंग और सोइंग सीड्स, ओके, दोज फॉरेस्ट आर नोन एज प्लांटेशन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि अगर यहाँ पे अगर हम सीड भी शो कर रहे हैं तो भी वो प्लांटेशन फॉरेस्ट के अंदर ही आएगा। हम उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि दैट मीन्स कि क्या वो हाई फॉरेस्ट नहीं कहेंगे। हाई फॉरेस्ट का मीन मतलब होता है यहाँ पे कि ऐसे फॉरेस्ट जो सीड्स के थ्रू रीजनरेट हो रहे हैं नेचुरली, those forests are known as high forest। But in case with plantation forest, we can simply create artificial forest either by planting or either by sowing, है ना। both comes under plantation forest। Now on the basis of species of composition we can classify forest into two parts, that is pure forest and mixed forest। ठीक है, यहाँ कंपोजिशन की बात हो रही है। कंपोजिशन मीन्स की स्पीसीज जो है किसी फॉरेस्ट एरिया में कि वो कौन सी स्पीसीज का है। मान के चलिए अगर हम मैंगो ट्री ले लेते हैं, है ना, उसके साथ साथ अगर आपका गुआवा भी आ जाएगा तो अलग अलग स्पीसीज है ना। तो किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में स्पीसीज के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए हैं प्योर फॉरेस्ट। प्योर मीन्स वैसे फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे कि एक ही स्पीसीज का जो पौधा है वो आपको ज्यादा डोमिनेंट दिखेगा, नियरली अबाउट 80% एंड मोर। अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में आपको एक ही स्पीसीज दिख रही है तो दोज टाइप ऑफ फॉरेस्ट कम्स अंडर प्योर फॉरेस्ट। मान के चलिए एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे आपको 80% के लगभग साल ट्री दिखाई दे रहा है, साल स्पीसीज दिख रहा है, और 20% रेस्ट में आपको बाकी ट्रीज दिख रहे हैं, यूकलिप्टस हो गया या फिर गमार हो गया और सो ऑन। तो वैसे फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस फॉरेस्ट इज प्योर साल फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि अब सरंडा के एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ क्या है, सरंडा जो प्योर प्योर साल फॉरेस्ट आता है ना। देन है मिक्स्ड फॉरेस्ट। मिक्स्ड फॉरेस्ट इसका टोटली अपोजिट होता है। इसमें क्या होते हैं कि नाम से मिक्स्ड, यानी ऐसे फॉरेस्ट जहाँ की जो स्पीसीज होती है दो या दो से अधिक होती है, वो मिली जुली स्पीसीज होती है, वैसे फॉरेस्ट को हम लोग मिक्स्ड फॉरेस्ट कहते हैं ना। ए फॉरेस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रीज of two or more species, है ना। also a forest where a number of species are present, काफी नंबर में स्पीसीज वहाँ प्रेजेंट होते हैं। कोई भी एक स्पीसीज पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि उस फॉरेस्ट एरिया को डोमिनेट कर रहा हो, तो वो मिक्स फॉरेस्ट में आएंगे, है ना। अब है मिक्स फॉरेस्ट और प्योर फॉरेस्ट, इधर वो इवन एज भी हो सकता है, अनइवन एज भी हो सकता है और ऑल एज भी हो सकता है।
इवन एज का मतलब क्या है कि जनरली जो वहाँ फॉरेस्ट में ट्रीज वगैरह होंगे उनकी एज लगभग लगभग सेम होगी। अनइवन एज में क्या है कि वो सेम नहीं होगी, और ऑल एज में क्या है कि वो आपको सीडलिंग, सैपलिंग, पोल, ट्री, चारों स्टेजेस का उसमें प्लांट आपको दिख जाएगा। तो वैसे फॉरेस्ट को ऑल एज फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बाय द एज कंपोजिशन। ठीक है, हमने बात कर रहा था कि इवन एज फॉरेस्ट, अनइवन एज, ऑल एज। ठीक है, एज के बेसिस पे हम लोगों ने फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इवन एज, अनइवन एज एंड ऑल एज फॉरेस्ट। इवन एज फॉरेस्ट में मैंने बात की, आपको बताया कि जो इवन एज फॉरेस्ट होता है, दिस फॉरेस्ट कम्स अंडर विच आपको जो ट्री स्पीसीज है वो नियरली अबाउट सेम एज के मिलेंगे, है ना। तो ये इवन एज फॉरेस्ट कहलाता है। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मान के चलिए कि आप एक एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, वहां पे आप हार्वेस्टिंग अगर नहीं करोगे मोर देन 100 और 100 ईयर्स, तो वहाँ क्या होती है कि जनरली जो ट्रीज वगैरह होते हैं जो आपने आज लगाया है, तो 100 ईयर्स तक क्या होता है, वो मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है, और वो सीड जो होता है वो सीड उसके भी फॉल होते हैं फॉरेस्ट लैंड पे। तो जब वो सीड आपका वापस से उस फॉरेस्ट एरिया में आ रहा है, तो वो क्या करता है, फिर से वो सीड जर्मिनेट होता है और वहां से एक नया सीडलिंग, सैपलिंग निकलता है। तो जो पहले से जो ट्रीज लगे हुए थे, जो मदर ट्री है जिसका सीड नीचे गिरा और वो जर्मिनेट हुआ, तो वो क्या होता है, उसका एज तो एज कम्पेयर टू मदर ट्री के क्या है, काफी डिफरेंस रहेगा। तो इसीलिए इवन एज फॉरेस्ट के केस में अगर आपने स्टैंड को 100 ईयर या 100 ईयर से ज्यादा हो चुका है और हार्वेस्ट नहीं किया है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 25% रोटेशन एज गैप को कंसीडर करते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया, कंसीडर करने के पीछे रीजन ये है कि सपोज आज आपने एक प्लांटेशन लगाया है फॉरेस्ट का, ठीक है, वो बड़ा हो गया है, तो इधर मान के चलिए उनकी मैच्योरिटी पीरियड आने से पहले आपने उसको फेल किया हो, तो जो आपको कंपोजिशन मिलेगा क्या, वो इवन एज फॉरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन मान के चलिए आपने उसको 100 साल या 100 साल से अधिक तक छोड़ दिया है ना, उनको हार्वेस्ट किया, तो वहां क्या होता है, जो पहले से लगे हुए पेड़ होते हैं वो अपने सीड को गिराते हैं, जो सीड फॉल होता है उनका फॉरेस्ट लैंड पे, वहां से क्या जर्मिनेशन होता है, फिर अगेन सैपलिंग और पोल जो होता है वो आ जाता है। तो पहले से जो ट्रीज लगे हुए मदर ट्रीज हैं उनमें और जो जर्मिनेशन किया हुआ न्यूली ट्री है, उन दोनों के एज के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग को कवर अप करने के लिए ही 25% का रोटेशन एज गैप लेके चलना पड़ता है इवन एज फॉरेस्ट केस में। ठीक है, देन क्या है अनइवन एज फॉरेस्ट। अनइवन एज फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ की क्या है, क्रॉप जो है वो आपको अनइवन एज होगी, किसी की एज जो है वो सिमिलर नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, और इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि जो नॉर्मली आप किसी भी चीज को देखोगे तो उसमें क्या है, जो ट्रीज वगैरह जो होती है ना, उसके बीच में एज का जो डिफरेंस होता है जनरली 20 ईयर्स का, आपको 20 ईयर्स से ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। फॉरेस्ट क्रॉप इन विच इंडिविजुअल स्टेम्स वेरी वाइड इन एज, द रेंज ऑफ डिफरेंसेस यूजुअली मोर देन 20 ईयर्स। तो जैसे कि आप वहाँ पे, आप फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे आपको जो ट्रीज वगैरह है, तो इंडिविजुअल ट्रीज के बीच में आपको डिफरेंस मिल जाएगा 20 ईयर्स और 20 ईयर्स से मोर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था क्या कि जो यहाँ पे हम लोग का है एज डिफरेंस नियरली अबाउट सेम रहेगा, नियरली सेम रहता है। मान के चलिए अगर किसी की 25 ईयर्स है तो 26 27 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट इन केस ऑफ अनइवन एज फॉरेस्ट, इंडिविजुअल ट्री स्पीसीज के बीच का जो डिफरेंस होता है एज डिफरेंस, वो 20 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। और यूजुअली क्या होता है कि 20 साल से वो ज्यादा ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो वैसे फॉरेस्ट को हम लोग अनइवेनेस्ड फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, देन है ऑल एज फॉरेस्ट। ऑल एज फॉरेस्ट में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको यूजुअली 20 ईयर्स से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए या फिर नियरली सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि सारे एज के फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे, इधर वो सीडलिंग हो या सैपलिंग हो या पोल हो या मर्चेंटेबल टिम्बर हो। मर्चेंटेबल टिम्बर मीन्स कि क्या, काफी वेल साउंड टिम्बर हो, है ना, एज अच्छा खासा वो मैच्योरिटी अटेंड कर लिया हो। तो ऑल एज फॉरेस्ट में आपको सभी तरह के एज के फॉरेस्ट मिल जाएंगे। अगला क्लासिफिकेशन जो है हम लोगों का, क्लासिफिकेशन बाय ग्रोइंग स्टॉक। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग स्टॉक वी हैव क्लासिफाइड फॉरेस्ट इनटू टू पार्ट्स, नॉर्मल फॉरेस्ट एंड एबनॉर्मल फॉरेस्ट। नॉर्मल फॉरेस्ट मींस क्या है कि यहाँ जो ग्रोइंग स्टॉक होता है वो हम लोग को नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे
नॉर्मल फॉरेस्ट का मतलब ये है कि मान के चलिए आपके पास एक फॉरेस्ट एरिया है, आप वहां से जो उसका प्रोड्यूस मिल रहा है, जो हार्वेस्टिंग आप ले रहे हो, इधर मान के चलिए फॉरेस्ट एरिया है, वहां से आपको जो टिम्बर मिल रहा है या फ्यूल वुड की जो लकड़ी मिल रही है, वो आपको मान लीजिए ईयरली अगर 10 टन मिल रहा है, तो अगले साल भी वो 10 टन मिलेगा, उसके अगले साल भी 10 टन मिलेगा, ठीक है। या फिर इंक्रीमेंट जो अगर आ रही है आपको, तो जो इंक्रीमेंट इस साल आपको 5% मिल रही है, वो अगले साल भी आपको 5% मिलेगी, अगले साल भी 5% मिलेगी, और वो 5% इंक्रीमेंट आपको सस्टेनेबली देता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको 5 साल के बाद फिर वो इंक्रीमेंट जो वो धीरे धीरे कम होने लगे, तो ये नहीं होता है। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग नॉर्मल फॉरेस्ट कहते हैं ना। इट इज अ फॉरेस्ट इन विच फॉर ए गिवन साइट एंड सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आइडियली कंस्टिट्यूटेड एज रिगार्ड टू ग्रोइंग स्टॉक, as regard growing stock, increment and distribution of age classes, and from which the annual or periodic removal of reduce equal to the increment can be continued indefinitely without endangering future yields। तो ये जो है ये एक डेफिनेशन है, मैंने लिख कर रखा है, नॉर्मल फॉरेस्ट की डेफिनेशन है। बस इसका जो मेन कंक्लूजन ये है कि ऐसे फॉरेस्ट जिसमें कि क्या है, जो यील्ड है या इंक्रीमेंट है वो आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलता रहे, सस्टेनेबल बेसिस पे, है ना, न ज्यादा न कम, ठीक है। तो उसको हम लोग नॉर्मल फॉरेस्ट कहेंगे। एबनॉर्मल फॉरेस्ट जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रोइंग स्टॉक है वो आपको कभी कम मिल जाएगा या कभी एक्सेस अमाउंट में मिल जाएगा, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग एबनॉर्मल फॉरेस्ट कहते हैं, है ना। एबनॉर्मल फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट इन विच द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द ग्रोइंग स्टॉक इज इन डेफिशिएंट और इन एक्सेस, इज कॉल्ड एबनॉर्मल फॉरेस्ट, ठीक है। अगली क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हम अगर कोई फॉरेस्ट लगा रहे हैं, उसके पीछे हम लोगों का क्या पर्पस है, उस बेसिस पे हम फॉरेस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, फार्म फॉरेस्ट, फ्यूल फॉरेस्ट, एस्थेटिक फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम प्रोटेक्शन पर्पस के लिए लगा रहे हैं, इधर फॉर वो इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए हो, रेगुलेटिंग स्ट्रीम फ्लो या फिर सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ठीक है, ये कुछ बेनिफिशियल पर्पस के लिए, मान के चलिए हम लोगों को कार्बन सिक्वेस्टर करना है, जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पर्पस के लिए, तो उसके लिए वो जो फॉरेस्ट होता है उसको हम लोग प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और इस जो हम लोग इस फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस को हम लोग कहेंगे प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, ठीक है। देन है फार्म फॉरेस्ट। फार्म फॉरेस्ट में क्या है, हम जो फार्म एरिया में अगर हम वुड लॉट्स को लगा रहे हैं, फॉरेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं फार्म पर्पस के लिए, तो ये फार्म फॉरेस्ट कहलाएगा। फ्यूल फॉरेस्ट किसे कहेंगे, ऐसे फॉरेस्ट जिसका मेन पर्पस क्या है, फ्यूल वुड ऑब्टेन करना हो, तो वैसे फॉरेस्ट को हम लोग फ्यूल फॉरेस्ट कहते हैं। एस्थेटिक फॉरेस्ट, इसमें क्या है कि ऐसे फॉरेस्ट को जो हम सीनिक ब्यूटी क्रिएट करने के लिए लगाते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट जो है, ताकि हम लोगों को क्या हो, वो अच्छा दिखे, ब्यूटिफिकेशन के लिए जो हम लोग फॉरेस्ट लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक फॉरेस्ट, ठीक है। अगला देखिए, बाय द ओनरशिप, basis of ownership, we have classified forest into 4 major category, that is community forestry, panchayat forestry, protected forestry and village forest, sorry, community forest, panchayat forest, protected forest and village forest, ठीक है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट क्या होता है कि ये जनरली जो होता है ये कम्युनल फॉरेस्ट होता है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। इसमें क्या है कि डेफिनेशन देखिए, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फॉरेस्ट ओन एंड मैनेज बाय कम्युनिटी, ठीक है। इंडिविजुअल ये नहीं है, प्राइवेट फॉरेस्ट नहीं है, एक कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है, सच एज विलेज, चाहे वो कम्युनिटी विलेज हो या फिर कोई टाउन हो या फिर किसी ट्राइबल अथॉरिटी के अंदर वो फॉरेस्ट मैनेज किया जा रहा हो या फिर कोई लोकल गवर्नमेंट के अंदर मैनेज की जा रही हो, तो वैसे फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट, ठीक है। पंचायत फॉरेस्ट क्या होता है कि दोज फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय विलेज पंचायत इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। पंचायत के अंदर उस फॉरेस्ट को अगर मैनेज किया जा रहा है, तो ऐसे फॉरेस्ट को पंचायत फॉरेस्ट कहते हैं। देन ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे फॉरेस्ट जिसको काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया हो, है ना। तो इट्स अ लीगल टर्म फॉर एन एरिया सब्जेक्टेड टू लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट चैप्टर 4, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लिमिटेड डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है कि इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर सम जो वर्क्स हैं वो एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, अगर आप उस एरिया में उस वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या है, लीगली जो है उसके लिए आपको फाइन किया जाएगा, है ना। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। देन है विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट किसे कहेंगे, तो विलेज फॉरेस्ट इज डिफाइंड एज द स्टेट फॉरेस्ट गिवन टू अ विलेज कम्युनिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, है ना। तो विलेज फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को कहते हैं कि जिस फॉरेस्ट को विलेज कम्युनिटी को दे दिया जाता है अंडर प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, कि आप
पर्टिकुलर विलेज को उसका देख रेख करने के लिए दिया जाता है, ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग विलेज फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। ए फॉरेस्ट स्टेबलाइज्ड एंड मैनेज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन अ विलेज। और विलेजर्स क्या करते हैं कि उसको मैनेज करते हैं, उनसे उनका भी भला होता है और फॉरेस्ट का भी प्रोटेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगला है बाय स्टैंड डेंसिटी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड डेंसिटी वी कैन क्लासिफाइड फॉरेस्ट इनटू थ्री टाइप्स, डेंस और वेल स्टॉक्ड फॉरेस्ट, थिन और मीडियम स्टॉक्ड फॉरेस्ट, पुअरली स्टॉक्ड फॉरेस्ट, ठीक है। अगर क्राउन डेंसिटी आपकी 70% या 70% से ज्यादा रहे तो उसे हम लोग वेल स्टॉक्ड या डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। अगर क्राउन डेंसिटी 40 to 70% रहेगी तो उसे हम लोग मीडियम स्टॉक या थिन स्टॉक फॉरेस्ट कहेंगे। पुअरली स्टॉक फॉरेस्ट उसे कहेंगे जिसकी जो क्राउन डेंसिटी है वो 40% से कम हो, ठीक है। अगली और लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन मीन क्या है यहाँ पे कि जो हम लोगों का जो ह्यूमन इंटरवेंशन होता है ना उसको यहाँ पे देखा गया है, तो इसके बेसिस में हम लोग प्राइमरी फॉरेस्ट और सेकेंडरी फॉरेस्ट कहते हैं, डिवाइड किए हैं इसमें। प्राइमरी फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को कहा गया है कि जिसमें क्या है कि ये नेचुरली ग्रो करते हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें काफी कम होता है। दीज आर द नेचुरल फॉरेस्ट इसेंशियली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, तो दोस फॉरेस्ट आर known as primary forest. And secondary forest क्या है, these forests that have come up naturally after partial or complete removal of crop by cutting, fire hazards or some other cause. secondary forest ऐसे फॉरेस्ट होते हैं कि जो नेचुरली तो ग्रो किए हुए होते हैं लेकिन ये नेचुरली ग्रो करने के दोबारा दोबारा बाद क्या होता है कि वो फिर से एग्जिस्टेंस में आते हैं या रीजनरेट करते हैं। इधर क्या है कि ह्यूमन इंटरवेंशन से मान के चले कहीं जंगल है, हम क्या करते हैं उसको काट के अपने हिसाब से अपनी डिजायर्ड स्पीसीज लगा रहे हैं, तो वो जो फॉरेस्ट से होता है उस फॉरेस्ट को हम लोग सेकेंडरी फॉरेस्ट कहते हैं ना। मान के चले कहीं आपने फॉरेस्ट लैंड देखा और आपने क्या किया कि 5 हेक्टेयर एरिया आपने क्या किया सेलेक्टिव फेलिंग कर दी कि जितने भी अनइकोनॉमिकल स्पीसीज हैं, जो लो वैल्यू स्पीसीज है उसको आपने कट कर दिया और वहां पे आपने अच्छे वैल्यू स्पीसीज लगा दी। मान लीजिए आपने साल लगा दिया, चंदन का पेड़ लगा दिया। अब जो वो फॉरेस्ट जनरेट हो रहा है जिसमें कि पहले के भी कुछ ट्रीज हैं और आपने जो अलग से इंटरवेंशन किया है इधर बाय आपने उसको फेल कर दिया या मान के चलिए आपने कंट्रोल बर्निंग से उसको हटाया है, तो दो टाइप ऑफ फॉरेस्ट नोन एज सेकेंडरी फॉरेस्ट। या मान के चलिए कोई नेचुरल फॉरेस्ट है, वो आग लग गया और आग के कारण क्या है कि वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया, बट क्या है कि जो फिर से जो सीड्स वहां पे गिरे हुए हैं वो सीड्स फिर से जर्मिनेट कर जा रहे हैं, तो वैसे फॉरेस्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो दीज वेयर दी सम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, ओके। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।